सोचिए, आपको एक बिल्कुल नया देश बनाना है, एकदम स्क्रैच से। तो सबसे पहले क्या चाहिए? एक जमीन। एक नक्शा। ये है हमारे संविधान का भाग 1। फिर आप तय करेंगे कि इस जमीन पर रहने वाले नागरिक कौन होंगे। ये हुआ भाग 2। और फिर आप उन नागरिकों से सबसे बड़ा वादा करेंगे, उनके अधिकारों का वादा। यह है भाग 3। आज हम भारतीय गणराज्य की इसी कहानी को उसके ब्लूप्रिंट के पहले 51 अनुच्छेदों के जरिए समझने की कोशिश करेंगे। ये बहुत ही दिलचस्प नजरिया है, क्योंकि ये अनुच्छेद सच में एक राष्ट्र के निर्माण की कहानी ही कहते हैं। ये सिर्फ कानूनी भाषा नहीं है, आप देखेंगे ये एक देश की सोच का विकास है। हम देखेंगे कि कैसे संविधान निर्माता एक भौतिक इकाई मतलब टेरिटरी से शुरू करते हैं, फिर एक पहचान यानी सिटीजनशिप बनाते हैं, फिर उसे एक आत्मा देते हैं जो है मौलिक अधिकार, बिल्कुल। एक लक्ष्य देते हैं जो है नीति निर्देशक तत्व, और आखिर में एक जिम्मेदारी भी सौंपते हैं, मौलिक कर्तव्य। तो चलिए शुरू करते हैं भाग 1 से। संघ और उसका क्षेत्र। अनुच्छेद 1 ये कहता है भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यहाँ 2 नाम हैं, भारत और इंडिया। इस पर कोई बहस हुई थी क्या? हाँ, संविधान सभा में इस पर काफी बहस हुई थी। कुछ सदस्य चाहते थे कि सिर्फ भारत नाम हो, जो पारंपरिक और सांस्कृतिक रूप से ज्यादा जुड़ा हुआ लगे। दूसरों का मानना था कि इंडिया नाम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचाना जाता है, तो एक समझौते के तौर पर दोनों को अपना लिया गया। अच्छा। लेकिन असली जो चाबी है ना, वो राज्यों का संघ या यूनियन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश में है। हाँ, आपने पिछली बार भी जिक्र किया था कि इसे फेडरेशन ऑफ स्टेट्स यानी राज्यों का महासंघ नहीं कहा गया। इसका क्या मतलब है? इसका बहुत गहरा मतलब है। देखिए, अमेरिका एक फेडरेशन है जो स्वतंत्र राज्यों के बीच एक समझौते से बना था, लेकिन भारत में राज्य किसी समझौते से एक साथ नहीं आए। यहाँ संघ पहले है और प्रशासनिक सुविधा के लिए उसे राज्यों में बांटा गया है। अच्छा। इसीलिए किसी भी राज्य को देश से अलग होने का अधिकार नहीं है। संघ अविनाशी है। ठीक है, तो देश का नक्शा बन गया और ये तय हो गया कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता। हाँ। लेकिन अनुच्छेद 2 और 3 ये तो संसद को इस नक्शे को बदलने की काफी ज्यादा शक्ति देते हैं ना? हाँ। अनुच्छेद 2 कहता है कि संसद नए राज्यों को भारत में शामिल कर सकती है। हाँ, जैसे सिक्किम को 1975 में भारत में शामिल किया गया था। हाँ, लेकिन अनुच्छेद 3 तो और भी ज्यादा दिलचस्प है। ये संसद को अधिकार देता है कि वो किसी मौजूदा राज्य का क्षेत्र बढ़ा सकती है, घटा सकती है, उसकी सीमाएं बदल सकती है, या यहाँ तक कि उसका नाम भी बदल सकती है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। मतलब केंद्र सरकार जब चाहे किसी भी राज्य का भूगोल बदल सकती है। इससे तो केंद्र और राज्यों के बीच सत्ता के संतुलन पर असर नहीं पड़ता। बिल्कुल पड़ता है, और यही भारतीय संघवाद की खासियत है। इसे कहते हैं अविनाशी संघ के विनाशी राज्य। इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट्स। अच्छा, संविधान निर्माताओं ने ऐसा इसलिए किया ताकि देश की बदलती जरूरतों के हिसाब से, जैसे भाषा या विकास के आधार पर, राज्यों का पुनर्गठन आसानी से हो सके। और अनुच्छेद 4 तो इसे और भी आसान बना देता है। वो कैसे? वो कहता है कि अनुच्छेद 2 और 3 के तहत किए गए बदलावों के लिए संविधान संशोधन की जरूरत नहीं होगी, उन्हें साधारण बहुमत से किया जा सकता है। तो ठीक है, देश का नक्शा बन गया और इसे बदलने का एक लचीला तरीका भी। लेकिन एक देश सिर्फ जमीन से नहीं बनता, लोगों से बनता है। और यहीं पर कहानी थोड़ी पेचीदा हो जाती है। कौन है इस देश का नागरिक? संविधान निर्माताओं ने इस सवाल का जवाब भाग 2 में देने की कोशिश की, और इसका सीधा ताल्लुक था उस वक्त के सबसे बड़े सदमे से, बंटवारे से। एकदम सही। अनुच्छेद 5 से 11 को अगर आप आजाद होकर पढ़ेंगे तो शायद वे बहुत तकनीकी लगेंगे, लेकिन 1947 के संदर्भ में ये बहुत भावनात्मक और जरूरी थे। अनुच्छेद 5 उन लोगों को नागरिकता देता है जो संविधान लागू होने के समय भारत में रह रहे थे, और या तो यहीं पैदा हुए थे, या उनके माता पिता यहाँ पैदा हुए थे, या फिर वो 5 साल से यहाँ रह रहे थे। ये एक तरह से बेसलाइन थी। और अनुच्छेद 6 और 7 तो सीधे सीधे बंटवारे के घाव से जुड़े हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 6 पाकिस्तान से भारत आए लोगों को नागरिकता देता है, और अनुच्छेद 7 उन लोगों की बात करता है जो पहले पाकिस्तान गए लेकिन फिर लौट आए। हाँ, और इन अनुच्छेदों में तारीखें बहुत महत्वपूर्ण हैं। ये उस भारी उथल-पुथल को कानून के दायरे में समेटने की कोशिश थी। अनुच्छेद 8 उन लोगों के लिए था जो भारतीय मूल के थे लेकिन विदेश में रह रहे थे, ताकि वो भी इस नए राष्ट्र से जुड़ सकें। लेकिन ये सब तो सिर्फ शुरुआत की बात थी। असली शक्ति तो अनुच्छेद 11 में दी गई। उससे पहले अनुच्छेद 9 और 10 भी हैं। 9 कहता है कि अगर आप किसी और देश की नागरिकता ले लेते हैं तो आपकी भारतीय नागरिकता खत्म हो जाएगी। हाँ, मतलब भारत में दोहरी नागरिकता नहीं है। और अनुच्छेद 10 कहता है कि आपकी नागरिकता बनी रहेगी जब तक संसद कोई कानून न बना दे। और यही हमें अनुच्छेद 11 पर लाता है।
ये एक छोटा सा अनुच्छेद है जो कहता है कि नागरिकता से जुड़े सभी मामलों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ और सिर्फ संसद के पास होगा। संविधान ने बस शुरुआती नागरिकों को परिभाषित किया और भविष्य की पूरी जिम्मेदारी संसद को सौंप दी। और इसी शक्ति का इस्तेमाल करके 1955 में नागरिकता अधिनियम बनाया गया। सही। और उसमें समय समय पर संशोधन होते रहे, जो आज भी राजनीतिक बहस का एक बड़ा मुद्दा है। बिल्कुल। तो नागरिकता कोई स्थिर चीज नहीं है, बल्कि एक लगातार विकसित होने वाली अवधारणा है। एकदम। और अब जब हमने जमीन और लोगों को परिभाषित कर लिया है, तो हम उस वादे पर आते हैं जो इस गणराज्य ने अपने लोगों से किया। भाग 3, मौलिक अधिकार। ये वो हिस्सा है जिसके बारे में सबने सुना है, लेकिन इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 12 से, जो राज्य यानी द स्टेट को परिभाषित करता है। ये थोड़ा अजीब लगता है। अधिकारों की बात करने से पहले आप राज्य को क्यों परिभाषित कर रहे हैं? क्योंकि मौलिक अधिकार हवा में नहीं होते। ये नागरिकों के दावे हैं, और ये दावे राज्य के खिलाफ होते हैं। अच्छा। इसलिए ये जानना बहुत जरूरी है कि राज्य कौन है। अनुच्छेद 12 कहता है कि राज्य का मतलब है भारत सरकार और संसद, सभी राज्यों की सरकारें और विधानमंडल, और सभी स्थानीय निकाय, जैसे नगरपालिका, पंचायत। हाँ, और यहाँ तक कि सरकारी कंपनियां जैसे LIC या ONGC भी। मतलब इनमें से कोई भी आपके मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकता। और अनुच्छेद 13 एक तरह से इन अधिकारों पर ताला लगा देता है ना? हाँ, कह सकते हैं। ये कहता है कि कोई भी कानून, चाहे पुराना हो या नया, अगर वो मौलिक अधिकारों के खिलाफ है तो वो रद्द माना जाएगा। यही न्यायिक समीक्षा यानी जुडिशियल रिव्यू की नींव है। इसी अनुच्छेद से सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को ये शक्ति मिलती है कि वो संसद द्वारा बनाए गए किसी भी कानून को असंवैधानिक घोषित कर सकते हैं अगर वो इन अधिकारों को छीनता है। चलिए अब असल अधिकारों पर आते हैं। पहला समूह है समानता का अधिकार, अनुच्छेद 14 से 18 तक। अनुच्छेद 14 कहता है कानून के समक्ष समानता। ये सुनने में बहुत सीधा लगता है, पर इसमें 2 हिस्से हैं। पहला है कानून के समक्ष समानता यानी इक्वालिटी बिफोर लॉ, जो कहता है कि कोई भी कानून से ऊपर नहीं है, चाहे वो प्रधानमंत्री हो या आम नागरिक। दूसरा हिस्सा है कानूनों का समान संरक्षण यानी इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, जिसका मतलब है कि समान परिस्थितियों में लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाएगा। अच्छा, और यही सकारात्मक भेदभाव की इजाजत देता है? बिल्कुल। और अनुच्छेद 15 इसी को और साफ करता है। ये धर्म, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है। लेकिन इसमें भी कुछ अपवाद हैं, जैसे महिलाओं और बच्चों या पिछड़े वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए जा सकते हैं। बिल्कुल। और यहीं से आरक्षण की संवैधानिक नींव पड़ती है। संविधान का लक्ष्य सिर्फ औपचारिक समानता नहीं है, बल्कि वास्तविक समानता है। फिर अनुच्छेद 16 सरकारी नौकरियों में अवसर की समानता की बात करता है, लेकिन सबसे क्रांतिकारी शायद अनुच्छेद 17 था। अस्पृश्यता का अंत, छुआछूत का अंत। हाँ, ये सिर्फ एक कानून नहीं था, ये हजारों साल पुरानी एक सामाजिक बुराई पर सीधा संवैधानिक प्रहार था। इसने छुआछूत को एक दंडनीय अपराध बना दिया। ये दिखाता है कि संविधान सिर्फ कानूनी बराबरी नहीं, बल्कि सामाजिक बराबरी भी चाहता था। और इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए अनुच्छेद 18 ने महाराजा या राय बहादुर जैसी उपाधियों का अंत कर दिया, ताकि समाज में बराबरी का भाव पैदा हो। अगला समूह है स्वतंत्रता का अधिकार। हाँ। अनुच्छेद 19 में 6 तरह के आजादी दी गई है। बोलने की, शांति से इकट्ठा होने की, संघ बनाने की, कहीं भी आने जाने की, कहीं भी बसने की, और कोई भी व्यापार करने की। लेकिन लोग अक्सर ये भूल जाते हैं कि ये आजादी असीमित नहीं है। यहीं पर उचित प्रतिबंध या रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस का सिद्धांत आता है। राज्य देश की सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था या नैतिकता के नाम पर इन स्वतंत्रताओं पर लगाम लगा सकता है। और असल बहस तो इसी पर होती है कि कौन सा प्रतिबंध उचित है और कौन सा नहीं। बिल्कुल। पिछले 75 सालों से हमारी अदालतें इसी सवाल से जूझ रही हैं। अनुच्छेद 20 अपराधों के लिए सजा के संबंध में संरक्षण देता है। जैसे एक ही जुर्म के लिए दोबारा सजा नहीं हो सकती, और किसी को अपने ही खिलाफ गवाही देने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ये राज्य की शक्ति पर एक बहुत महत्वपूर्ण अंकुश है। ये सुनिश्चित करता है कि कानूनी प्रक्रिया निष्पक्ष हो। और फिर आता है अनुच्छेद 21, जो बहुत सीधा साधा लगता है। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। लेकिन मैंने सुना है कि इसी एक लाइन से निजता का अधिकार और स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार जैसे बड़े बड़े अधिकार निकले। ये कैसे हुआ? मतलब एक छोटे से बीज से इतना बड़ा पेड़ कैसे बन गया? ये भारतीय न्यायपालिका की सबसे बड़ी देन है, कह सकते हैं। मेनका गांधी मामले में 1978 में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जीवन के अधिकार का मतलब सिर्फ जानवर की तरह जिंदा रहना नहीं है, बल्कि गरिमा के साथ जीना है। डिग्निटी के साथ। हाँ, और गरिमा के साथ जीने के लिए जो कुछ भी जरूरी है,
चाहे वो अच्छी हवा पानी हो, निजता हो, स्वास्थ्य हो या आश्रय हो, वो सब अनुच्छेद 21 का हिस्सा है। ये एक तिजोरी की तरह है जिसे सुप्रीम कोर्ट ने समय समय पर खोलकर नए नए अधिकार निकाले हैं। और इसी विकास का एक ठोस उदाहरण है अनुच्छेद 21A, जिसे बाद में जोड़ा गया। बिल्कुल। ये 6 से 14 साल के बच्चों के लिए शिक्षा को एक मौलिक अधिकार बनाता है। और अनुच्छेद 22 हमें मनमानी गिरफ्तारी से बचाता है, जैसे गिरफ्तारी का कारण जानने का अधिकार या 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश होने का अधिकार। हाँ, ये प्रक्रियात्मक सुरक्षाएं हैं ताकि पुलिस अपनी शक्ति का दुरुपयोग ना कर सके। आगे हैं शोषण के विरुद्ध अधिकार, अनुच्छेद 23 और 24। ये मानव तस्करी, बंधुआ मजदूरी और बाल श्रम पर रोक लगाते हैं। यह समाज के सबसे कमजोर लोगों के लिए एक सुरक्षा कवच है। फिर अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की गारंटी देते हैं। अपने धर्म को मानने, उसका पालन करने और उसका प्रचार करने की स्वतंत्रता। भारत के धर्मनिरपेक्ष ताने बाने की नींव। बिल्कुल। और अनुच्छेद 29 और 30 अल्पसंख्यकों को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बचाने और अपने शैक्षणिक संस्थान चलाने का अधिकार देते हैं। ये भारत की विविधता को स्वीकार करते हैं और उसे संरक्षण देते हैं। एकदम। अब आते हैं उस अधिकार पर जिसे डॉक्टर अंबेडकर ने संविधान की आत्मा और हृदय कहा था, अनुच्छेद 32, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये थोड़ा अजीब लगता है। हम समानता, स्वतंत्रता जैसे बड़े अधिकारों की बात कर रहे हैं, पर आत्मा कह रहे हैं उस अनुच्छेद को जो बस कोर्ट जाने का एक तरीका बताता है। इसमें ऐसा क्या खास है? आपका सवाल बहुत अच्छा है। सोचिए, अगर मैं आपको दुनिया के सारे अधिकार दे दूं, लेकिन उन्हें लागू करवाने का कोई तरीका न दूं, तो उन अधिकारों का क्या मूल्य है? कुछ नहीं, वो बस कागज पर लिखे शब्द रह जाएंगे। बिल्कुल। अनुच्छेद 32 ही वो चाबी है जो बाकी सारे अधिकारों के ताले खोलती है। ये हर नागरिक को ये गारंटी देता है कि अगर उसके किसी भी मौलिक अधिकार का हनन होता है तो वो सीधे सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकता है। सीधे सुप्रीम कोर्ट? हाँ, ये सुप्रीम कोर्ट को मौलिक अधिकारों का संरक्षक और गारंटर बनाता है। बिना अनुच्छेद 32 के भाग 3 शक्तिहीन हो जाता। इसीलिए ये संविधान की आत्मा है। ये तो बहुत शक्तिशाली विचार है। तो हमारे पास अधिकार हैं, लेकिन राज्य को क्या करना चाहिए? समाज को किस दिशा में ले जाना है? इसका जवाब हमें भाग 4 में मिलता है। राज्य के नीति निदेशक तत्व, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी। लेकिन इन्हें तो अदालत में लागू नहीं करवाया जा सकता। सही कहा, ये न्याय संगत नहीं है, लेकिन संविधान कहता है कि ये देश के शासन के लिए मौलिक है। ये एक तरह से सरकार के लिए नैतिक निर्देश है, एक रोड मैप है कि आपको किस तरह का देश बनाना है। ये संविधान की अंतरात्मा है जो हमें बताते हैं कि हम एक राष्ट्र के रूप में क्या बनना चाहते हैं। इनमें कुछ बहुत दिलचस्प विचार हैं, जैसे अनुच्छेद 39A कहता है कि सबको समान न्याय मिलना चाहिए और गरीबों को मुफ्त कानूनी सहायता मिलनी चाहिए। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों के गठन की बात करता है। हाँ, और इसी अनुच्छेद 40 को जमीन पर उतारने के लिए बाद में 73वां संविधान संशोधन किया गया और पंचायती राज व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये दिखाता है कि ये सिर्फ खोखले आदर्श नहीं है। और फिर है अनुच्छेद 44, यानी समान नागरिक संहिता, यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने का प्रयास करना। ये शायद इन सिद्धांतों में सबसे ज्यादा बहस का विषय रहा है। बिल्कुल। एक तरफ ये सभी नागरिकों के लिए विवाह, तलाक, विरासत जैसे मामलों में एक समान कानून की बात करता है, जो धर्मनिरपेक्षता का एक बड़ा लक्ष्य है। दूसरी तरफ ये धार्मिक स्वतंत्रता और अल्पसंख्यकों के अपने पर्सनल लॉ को बनाए रखने के अधिकार से टकराता है। संविधान निर्माताओं ने इस मुद्दे की संवेदनशीलता को समझा और इसीलिए इसे एक लक्ष्य के रूप में रखा, न कि एक अनिवार्य अधिकार के रूप में। इसके अलावा अनुच्छेद 48A पर्यावरण की रक्षा की बात करता है। अनुच्छेद 50 न्यायपालिका को कार्यपालिका से अलग रखने की बात करता है। और अनुच्छेद 51 अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देने की। अगर आप देखें तो कई निदेशक तत्व बाद में मौलिक अधिकार या कानून बन गए हैं। अच्छा। हाँ, जैसे अनुच्छेद 45 में बच्चों की शिक्षा का विचार था, जो बाद में अनुच्छेद 21A के तहत एक मौलिक अधिकार बना। ये निदेशक तत्व भविष्य के कानूनों और अधिकारों के बीज हैं। तो हमने राज्य के लक्ष्य देख लिया। अब कहानी के आखिरी हिस्से पर आते हैं, भाग 4A, मौलिक कर्तव्य। अनुच्छेद 51A में 11 कर्तव्य दिए गए हैं। ये कहाँ से आए? ये तो मूल संविधान में नहीं थे। नहीं थे। इन्हें 1976 में इमरजेंसी के दौरान 42वें संशोधन से जोड़ा गया था। इसके पीछे सोच ये थी कि नागरिक सिर्फ अधिकारों की ही बात न करें, बल्कि राष्ट्र के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को भी समझें। जैसे संविधान का पालन करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना, देश की एकता और अखंडता की रक्षा करना
और सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान ना पहुंचाना। लेकिन आलोचक इसे अधिकारों को संतुलित करने के बजाय राज्य की शक्ति बढ़ाने के एक तरीके के रूप में भी देखते हैं कि इमरजेंसी के दौर में नागरिकों को उनके कर्तव्यों की याद दिलाई जा रही थी। हाँ, ये एक वैध आलोचना है और यही इसे एक दिलचस्प और विवादास्पद अध्याय बनाता है। ये कर्तव्य भी निर्देशक तत्वों की तरह गैर न्यायसंगत हैं। अच्छा, मतलब इनके पालन न करने पर सजा नहीं हो सकती। हाँ, लेकिन ये एक नैतिक अनुस्मारक का काम करते हैं। तो ये थी अनुच्छेद 1 से 51A तक की हमारी यात्रा। अनुच्छेद 52 कहता है भारत का एक राष्ट्रपति होगा। सुनने में बहुत सीधा लगता है, लेकिन मुझे हमेशा ये सवाल आता है कि जब हमारे पास एक चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, तो फिर राष्ट्रपति की जरूरत ही क्यों पड़ी? ये सवाल बहुत अच्छा है और सीधा संविधान सभा की बहसों तक जाता है। देखिए, भारत एक गणराज्य है, यानी हमारा राष्ट्र प्रमुख कोई राजा या रानी नहीं बल्कि एक चुना हुआ व्यक्ति है। राष्ट्रपति उसी पद का प्रतीक है। अच्छा। पर आपके सवाल का जो गहरा जवाब है वो अनुच्छेद 53 और 74 में छिपा है। अनुच्छेद 53 कहता है कि संघ की सारी कार्यकारी शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। हाँ, यही तो कंफ्यूजन है। अगर सारी शक्ति उन्हीं के पास है तो फिर प्रधानमंत्री क्या करते हैं? यहीं पर अनुच्छेद 74 का बड़ा मोड़ आता है। ये कहता है कि राष्ट्रपति अपनी शक्तियों का इस्तेमाल प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिपरिषद की सलाह पर ही करेंगे। ओह, तो असली खेल यहाँ है। जी, तो असली ड्राइवर सीट पर प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट बैठी है। राष्ट्रपति नाम मात्र के प्रमुख हैं, जबकि वास्तविक कार्यकारी प्रमुख प्रधानमंत्री हैं। यह व्यवस्था इसलिए चुनी गई ताकि देश में दो समानांतर शक्ति केंद्र न बने। समझी। तो ये एक सोचा समझा डिजाइन है। अच्छा, ये भी दिलचस्प है कि हम सीधे राष्ट्रपति को वोट नहीं देते। अनुच्छेद 54 एक निर्वाचक मंडल की बात करता है। ये क्या है? हाँ, इलेक्टोरल कॉलेज। ये भरोसे का नहीं बल्कि संवाद के सिद्धांत का सवाल था। निर्वाचक मंडल में संसद के दोनों सदनों के चुने हुए सदस्य होते हैं और राज्यों की विधानसभाओं के भी चुने हुए सदस्य। अच्छा, मतलब राज्यों की भी भूमिका है? बहुत बड़ी भूमिका है। ये सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति सिर्फ केंद्र की पसंद ना हो बल्कि राज्यों की भी उनमें सहमति हो। वो पूरे भारतीय संघ का प्रतिनिधित्व करते हैं, न कि सिर्फ बहुमत वाली पार्टी का। और अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करे तो? अनुच्छेद 61 में महाभियोग की एक प्रक्रिया है। ये तो सुनने में ही बहुत भारी भरकम लगती है। और ये है भी। ये एक बेहद कठिन प्रक्रिया है। इसे शुरू करने के लिए भी सदन के 1/4 सदस्यों का समर्थन चाहिए और पास करने के लिए दोनों सदनों में 2/3 बहुमत। मतलब लगभग असंभव। लगभग। ये दिखाता है कि सर्वोच्च पद पर बैठे व्यक्ति भी संविधान से ऊपर नहीं है। ये चेक्स एंड बैलेंसेस का एक बेहतरीन उदाहरण है। राष्ट्रपति की शक्तियों की बात करें तो अनुच्छेद 72 में क्षमादान की शक्ति दी गई है। ये कितनी बड़ी शक्ति है? ये एक असाधारण शक्ति है। राष्ट्रपति किसी भी दोषी की सजा को माफ कर सकते हैं, कम कर सकते हैं या बदल सकते हैं, यहां तक कि मौत की सजा को भी। जांच की तरह है, एक सेफ्टी वैल्व जो ये सुनिश्चित करता है कि न्याय के साथ कोई बड़ी चूक ना हो जाए। तो हमने देखा कि राष्ट्रपति के पास शक्तियां हैं, लेकिन उनकी लगाम मंत्रिपरिषद के हाथ में है। जी। अब उस संस्था की बात करते हैं जिसके प्रति ये मंत्रिपरिषद जवाबदेह है, यानी हमारी संसद। बिल्कुल। अगर सरकार असली पावर सेंटर है तो संसद वो अखाड़ा है जहां उस पावर को हर रोज परखा जाता है। अनुच्छेद 79 कहता है कि संसद का गठन राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होगा। एक मिनट, राष्ट्रपति फिर से? वो तो कार्यपालिका के प्रमुख थे, अब विधायिका में भी? हाँ, क्योंकि कोई भी बिल या विधेयक दोनों सदनों से पास होने के बाद कानून तभी बनता है जब उस पर राष्ट्रपति के हस्ताक्षर हों। उनकी सहमति विधायी प्रक्रिया का अंतिम और अनिवार्य हिस्सा है। अच्छा, तो वो एक तरह से दोनों के बीच की कड़ी है। बिल्कुल। और लोकसभा राज्यसभा में क्या फर्क है, ये तो हम सब जानते हैं। एक लोगों का सदन, दूसरा राज्यों का। लेकिन अनुच्छेद 110 एक धन विधेयक या मनी बिल की बात करता है। ये इतना खास क्यों है? धन विधेयक ही वो जगह है जहां लोकसभा राज्यसभा पर अपनी सर्वोच्चता साबित करती है। टैक्स लगाने, हटाने या भारत सरकार की उधारी से जुड़ा कोई भी बिल धन विधेयक कहलाता है। और इसे केवल लोकसभा में ही पेश किया जा सकता है। राज्यसभा इस पर सिर्फ चर्चा कर सकती है या 14 दिनों के भीतर सुझाव दे सकती है। वो इसे खारिज नहीं कर सकती। क्या मतलब? उसे पास करना ही होगा? हाँ, अगर 14 दिन में वो कुछ नहीं करते तो बिल अपने आप पास मान लिया जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि देश के खजाने की चाबी असल में सीधे जनता द्वारा चुने गए सदन यानी लोकसभा के हाथ में है। बिल्कुल, और ये डिजाइन से किया गया है। तर्क ये है कि जनता के पैसे पर फैसला लेने का अंतिम अधिकार उन्हीं के प्रतिनिधियों के पास होना चाहिए। और अगर किसी सामान्य बिल पर दोनों सदनों में सहमति ना बने तो? उसके लिए भी एक रास्ता है। अनुच्छेद 108 दोनों सदनों की संयुक्त बैठक
मतलब जॉइंट सिटिंग का प्रावधान देता है। अच्छा, जॉइंट सिटिंग। हाँ, अगर किसी बिल पर गतिरोध हो तो राष्ट्रपति एक संयुक्त बैठक बुला सकते हैं जहां दोनों सदनों के सदस्य एक साथ बैठकर वोट करते हैं। यहाँ फैसला साधारण बहुमत से होता है। जिसमें लोकसभा का पलड़ा ही भारी रहेगा क्योंकि उनके सदस्यों की संख्या राज्यसभा से लगभग दोगुनी है। बिल्कुल, तो ज्यादातर मामलों में अंतिम फैसला लोकसभा की इच्छा के अनुसार ही होता है। संसद का काम कानून बनाना है, लेकिन क्या हो जब संसद का सत्र ना चल रहा हो और अचानक किसी कानून की जरूरत पड़ जाए? उसके लिए संविधान ने कार्यपालिका को एक अस्थायी विधायी शक्ति दी है। अनुच्छेद 123 राष्ट्रपति को अध्यादेश मतलब ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। लेकिन क्या ये संसद को दरकिनार करने का एक तरीका नहीं है? नहीं, ये एक अस्थायी व्यवस्था है। जैसे ही संसद का सत्र शुरू होता है, इसे 6 सप्ताह के भीतर दोनों सदनों से पारित करवाना पड़ता है, वरना ये अपने आप खत्म हो जाता है। अच्छा, तो इस पे भी एक चेक है? जी बिल्कुल। तो हमने कानून बनाने वालों और उसे लागू करने वालों के बीच शक्ति के इस जटिल नृत्य को देखा, लेकिन ये कौन तय करेगा कि ये दोनों संविधान के दायरे में हैं या नहीं? मुझे लगता है अब हमें कानून के रखवालों की ओर बढ़ना चाहिए। सही पकड़ा। अब आते हैं हमारे तीसरे स्तंभ पर, न्यायपालिका। अनुच्छेद 124 भारत के उच्चतम न्यायालय यानी सुप्रीम कोर्ट की स्थापना करता है। इसका काम सिर्फ मुकदमों का फैसला करना नहीं, बल्कि संविधान की व्याख्या करना और नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा करना है। अनुच्छेद 129 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट एक अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होगा। ये सुनने में बहुत तकनीकी लगता है। सरल शब्दों में इसका क्या मतलब है? इसके 2 सीधे मतलब हैं। पहला, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला पत्थर की लकीर है। उसके फैसले रिकॉर्ड किए जाते हैं और देश की बाकी सभी अदालतों के लिए कानून की तरह होते हैं। और दूसरा, इसका मतलब है कि अगर कोई कोर्ट के फैसले की अवमानना करता है, तो कोर्ट उसे सीधे दंड दे सकता है। यह अपनी गरिमा और अधिकार को बनाए रखने की शक्ति है। और अनुच्छेद 131 मूल क्षेत्राधिकार की बात करता है, यानी कुछ ऐसे मामले हैं जो सीधे सुप्रीम कोर्ट में ही जा सकते हैं। हाँ, ये एक तरह से हाई प्रोफाइल पारिवारिक झगड़े हैं, जैसे केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद, या 2 राज्यों के बीच का कोई विवाद। तो ये मामले हाई कोर्ट में नहीं जा सकते? नहीं, इनकी सुनवाई का पहला और आखिरी अधिकार सिर्फ सुप्रीम कोर्ट के पास है। ये संघीय ढांचे में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत जरूरी है। चलिए अब उस संस्था की बात करते हैं जिसका काम सरकार की जेब पर नजर रखना है, यानी कैग। हाँ, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। अनुच्छेद 148 में इस पद का जिक्र है। ये एक ऐसा नाम है जिससे सरकारें अक्सर डरती हैं और शायद सही भी है। उन्हें सार्वजनिक धन का संरक्षक भी कहा जाता है और ये उनकी भूमिका का सबसे सटीक वर्णन है। कैग का काम ये देखना है कि संसद ने सरकार को जो पैसा जिस काम के लिए दिया था वो उसी काम पर और नियमों के अनुसार खर्च हुआ है या नहीं। मतलब सरकार के हर एक रुपए का हिसाब। हर एक रुपए का। वो सरकार के हर खर्चे का ऑडिट करते हैं। और फिर अपनी रिपोर्ट का क्या करते हैं? क्या वो सीधे सरकार पर कोई कार्रवाई कर सकते हैं? नहीं, कैग सीधे कार्रवाई नहीं करते। यहीं पर हमारा चेक्स एंड बैलेंसेस का सिस्टम फिर से काम आता है। अच्छा, कैसे? अनुच्छेद 151 के अनुसार कैग अपनी ऑडिट रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपते हैं, जो उसे संसद के पटल पर रखवाते हैं। संसद में ये रिपोर्ट लोक लेखा समिति यानी पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के पास जाती है। खास बात क्या है? इसकी खास बात यह है कि इसका अध्यक्ष परंपरा के अनुसार विपक्ष का नेता होता है। क्या बात है! तो सीएजी की रिपोर्ट पर असली एक्शन संसद की एक समिति लेती है जिसमें विपक्ष की अहम भूमिका होती है। ये तो कमाल की व्यवस्था है। यही इसकी खूबसूरती है। पैक उस रिपोर्ट के आधार पर सरकारी अधिकारियों से कड़े सवाल जवाब करती है और सुनिश्चित करती है कि वित्तीय गड़बड़ियों के लिए जवाबदेही तय हो। 2G स्पेक्ट्रम या कोयला ब्लॉक जैसे कई बड़े मामले सीएजी की रिपोर्ट के बाद ही सामने आए थे। तो ये थी हमारी यात्रा राष्ट्रपति के पद की प्रतीकात्मक शक्ति से लेकर प्रधानमंत्री और संसद के वास्तविक शक्ति केंद्र, न्यायपालिका के संतुलनकारी प्रभाव और सीएजी की वित्तीय निगरानी तक। ये वाकई एक अद्भुत मशीनरी है। और इस पूरी मशीनरी का मूल मंत्र है शक्ति का संतुलन। कोई भी एक अंग इतना शक्तिशाली नहीं है कि वो निरंकुश हो जाए। कार्यपालिका विधायिका के प्रति जवाबदेह है। विधायिका और कार्यपालिका दोनों के बनाए कानून न्यायपालिका की समीक्षा के अधीन हैं और सरकार का हर एक पैसा सीएजी और संसद की जांच के दायरे में है। यही संतुलन हमारे लोकतंत्र को मजबूत बनाता है। अनुच्छेद 152 तो बस इस भाग के लिए राज्य शब्द को परिभाषित करता है, लेकिन असली कहानी मेरे ख्याल से अनुच्छेद 153 से शुरू होती है। हाँ, अनुच्छेद 153 कहता है कि हर राज्य के लिए एक राज्यपाल होगा। और इसमें एक दिलचस्प बात यह भी है कि एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से ज्यादा राज्यों का राज्यपाल भी बनाया जा सकता है। बिल्कुल। और देखिए, अनुच्छेद 154 तुरंत एक बहुत बड़ी बात कहता है। क्या? कि राज्य की सारी कार्यकारी शक्ति मतलब 100% ऑफ द एग्जीक्यूटिव पावर वो राज्यपाल में निहित होगी।
इसका मतलब क्या हुआ? मतलब हर सरकारी आदेश राज्यपाल के नाम पे होगा? एग्जैक्टली किसी बड़े प्रोजेक्ट को मंजूरी देने का आदेश हो या किसी अधिकारी की नियुक्ति, वो सब आधिकारिक तौर पर राज्यपाल के नाम से ही जारी होगा, भले ही फैसला कैबिनेट ने लिया हो। अच्छा, तो ये राज्यपाल आते कहाँ से हैं? इनकी नियुक्ति कौन करता है? इसके लिए अनुच्छेद 155 से 158 तक एक पूरी प्रक्रिया है। अनुच्छेद 155 कहता है कि नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं। ओके। अनुच्छेद 157 योग्यता बताता है, जैसे भारत का नागरिक हो और उम्र 35 साल से ज्यादा हो। और 158 कुछ शर्तें लगाता है, जैसे वो संसद या विधानसभा का सदस्य नहीं हो सकता। लेकिन सबसे जरूरी है अनुच्छेद 156। उसमें क्या है? वो कहता है कि राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। एक मिनट, राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत, ये सुनने में बहुत औपचारिक लगता है। इसका असली मतलब क्या है? क्या 5 साल का कार्यकाल बस नाम का है? आपने बिल्कुल सही पकड़ा। इसका असली प्रैक्टिकल मतलब यही है कि केंद्र सरकार जब चाहे राज्यपाल को हटा सकती है। ओह! और यहीं से राज्यपाल की भूमिका पर सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या वो राज्य का निष्पक्ष संवैधानिक प्रमुख है या केंद्र का एक पॉलिटिकल एजेंट? हाँ, ये तो विवाद की जड़ लगती है। बिल्कुल। कई राज्यों में केंद्र और राज्य के बीच विवादों की जड़ इसी एक वाक्य में छिपी है। और हाँ, अनुच्छेद 159 में राज्यपाल की शपथ का जिक्र है, जो वो हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस के सामने लेते हैं। अच्छा, और अगर कोई ऐसी स्थिति आ जाए जिसके बारे में संविधान में लिखा ही ना हो? उसके लिए अनुच्छेद 160 है। ये राष्ट्रपति को शक्ति देता है कि वो किसी भी आकस्मिक स्थिति में, मतलब किसी इमरजेंसी में, राज्यपाल के काम के लिए कोई भी व्यवस्था कर सकते हैं। जैसे कि? मान लीजिए किसी राज्यपाल ने अचानक इस्तीफा दे दिया या उनकी मृत्यु हो गई, तो राष्ट्रपति किसी पड़ोसी राज्य के राज्यपाल को अस्थायी तौर पर जिम्मेदारी सौंप सकते हैं। ओके। राज्यपाल के पास एक और बड़ी शक्ति है, क्षमादान की। अनुच्छेद 161, ये क्या है? ये एक जुडिशियल पावर है। अगर किसी व्यक्ति को राज्य के किसी कानून के तहत सजा हुई है, तो राज्यपाल उसकी सजा को माफ कर सकता है, कम कर सकता है या बदल सकता है। कोई उदाहरण? मान लीजिए किसी को राज्य के किसी धोखाधड़ी के कानून में 10 साल की सजा हुई है, तो वो राज्यपाल के पास दया याचिका, मतलब मर्सी पिटीशन, भेज सकता है। और अनुच्छेद 162 ये बताता है कि राज्य की कार्यकारी शक्ति उन सभी विषयों पर लागू होती है जिन पर राज्य की विधानसभा कानून बना सकती है। तो राज्यपाल तो एक तरह से राज्य का मुखिया हो गया, लेकिन असली सरकार तो मुख्यमंत्री और उनकी कैबिनेट चलाती है ना? उनका क्या रोल है? हाँ, यहीं से अनुच्छेद 163 और 164 खेल में आते हैं। अनुच्छेद 163 कहता है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिमंडल होगी, जिसका मुखिया मुख्यमंत्री होगा। ज्यादातर मामलों में राज्यपाल को इसी सलाह पर काम करना होता है। लेकिन यहाँ एक बहुत विवादास्पद शब्द है, स्वविवेक। स्वविवेक मतलब अपनी मर्जी से? हाँ, मतलब डिस्क्रिशन। संविधान कुछ मामलों में राज्यपाल को अपने विवेक से काम करने की छूट देता है। लेकिन ये विवेक तो बहुत स्पष्ट शब्द है। इसका मतलब तो ये हुआ कि राज्यपाल जब चाहे चुनी हुई सरकार की सलाह को नजरअंदाज कर सकता है। क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता? यही तो सारी बहस का मुद्दा है। उदाहरण के लिए, चुनाव में किसी को स्पष्ट बहुमत ना मिलने पर किसे सरकार बनाने के लिए बुलाना है, ये तय करना राज्यपाल के विवेक पर निर्भर करता है। और यहीं पर पक्षपात के आरोप लगते हैं। समझ गई। फिर अनुच्छेद 164 मुख्यमंत्री और मंत्रियों की नियुक्ति की प्रक्रिया बताता है। राज्यपाल विधानसभा में बहुमत दल के नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करता है और फिर मुख्यमंत्री की सलाह पर बाकी मंत्रियों को। सरकार का एक कानूनी सलाहकार भी तो होता है। जी हाँ, अनुच्छेद 165 ये राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल का प्रावधान करता है। वो राज्य सरकार का सबसे बड़ा वकील होता है, जिसे राज्यपाल नियुक्त करता है। मतलब जब भी सरकार पर कोई केस होता है तो अदालत में सरकार का पक्ष महाधिवक्ता ही रखते हैं। अब अनुच्छेद 166 और 167 सरकार के काम करने के तरीके को पक्का करते हैं। 166 कहता है कि सारे सरकारी काम राज्यपाल के नाम से होंगे और 167 मुख्यमंत्री का ये कर्तव्य बताता है कि वो प्रशासन और कानून से जुड़े सभी फैसलों की जानकारी राज्यपाल को दें। तो ये एक तरह का संवैधानिक रिपोर्टिंग सिस्टम है। बिल्कुल ठीक है, तो हमने देखा कि कंट्रोल रूम में कौन कौन है, लेकिन ये लोग नियम बनाते कैसे हैं? इसके लिए हमें राज्य की कानून बनाने की फैक्ट्री मतलब विधानमंडल को समझना होगा। इसका ढांचा कैसा होता है? इसका जिक्र अनुच्छेद 168 में है। ये बताता है कि विधानमंडल में राज्यपाल और 1 या 2 सदन होंगे। 1 या 2? हाँ, कुछ राज्यों में सिर्फ 1 सदन है, विधानसभा, और कुछ बड़े राज्यों में विधानसभा के साथ साथ विधान परिषद भी है। ये विधान परिषद का होना या न होना, ये कैसे तय होता है? ये दिलचस्प है। इसके लिए अनुच्छेद 169 एक बहुत ही अनोखी प्रक्रिया देता है।
अगर कोई राज्य चाहे तो अपने यहाँ विधान परिषद बना सकता है या फिर खत्म भी कर सकता है। अच्छा, कैसे? इसके लिए राज्य की विधानसभा को एक विशेष बहुमत से प्रस्ताव पास करके संसद को भेजना होता है। अंतिम फैसला संसद का होता है। ओके। और सदनों की बनावट? अनुच्छेद 170 विधानसभा के बारे में है, जिसके सदस्य यानी विधायक वो सीधे जनता द्वारा चुने जाते हैं। और अनुच्छेद 171 विधान परिषद की जटिल संरचना बताता है। जटिल कैसे? उसके सदस्य सीधे जनता से नहीं आते। कुछ सदस्यों को शिक्षक चुनते हैं, कुछ को ग्रेजुएट, कुछ को स्थानीय निकाय और कुछ को राज्यपाल कला, साहित्य जैसे क्षेत्रों से मनोनीत करते हैं। अच्छा, और इन सदनों का कार्यकाल कितना होता है? ये बताता है। विधानसभा का कार्यकाल 5 साल का होता है, लेकिन उसे पहले भी भंग किया जा सकता है। और विधान परिषद? वो एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होता। उसके 1/3 सदस्य हर 2 साल में रिटायर हो जाते हैं, बिल्कुल राज्यसभा की तरह। और सदस्य बनने के लिए योग्यता? वो अनुच्छेद 173 में है। भारत का नागरिक होना और विधानसभा के लिए उम्र कम से कम 25 साल और परिषद के लिए 30 साल होनी चाहिए। यहाँ भी राज्यपाल की भूमिका लगती है? हाँ, बहुत महत्वपूर्ण। अनुच्छेद 174 राज्यपाल को सदन का सत्र बुलाने, उसे समाप्त करने, जिसे सत्रावसान कहते हैं, और विधानसभा को भंग करने का अधिकार देता है। मतलब सत्र कब शुरू होगा, कब खत्म होगा, ये राज्यपाल तय करता है? सरकार की सलाह पर? हाँ, जैसे बजट सत्र का ऐलान राज्यपाल ही करता है। फिर अनुच्छेद 175 और 176 राज्यपाल को सदनों को संबोधित करने का अधिकार देते हैं। ये वो भाषण है जो हर साल की शुरुआत में होता है? एग्जैक्टली। हर चुनाव के बाद और हर साल के पहले सत्र की शुरुआत राज्यपाल के भाषण से होती है, जिसमें सरकार की नीतियों का ऐलान होता है। और एक और बात, अनुच्छेद 177 मंत्रियों और महाधिवक्ता को एक विशेष अधिकार देता है। क्या? कि वे दोनों सदनों की कार्यवाही में हिस्सा ले सकते हैं, बोल सकते हैं, पर वोट वहीं देंगे जहां के वो सदस्य हैं। अच्छा, अब सदन के अंदर कार्यवाही कौन चलाता है? जैसे लोकसभा में स्पीकर होता है? बिल्कुल वैसा ही सिस्टम है। अनुच्छेद 178 से 187 तक सदनों के अधिकारियों के बारे में है। विधानसभा के लिए अध्यक्ष मतलब स्पीकर और उपाध्यक्ष होते हैं। और विधान परिषद के लिए? संचालन करते हैं, अनुशासन बनाए रखते हैं। और अनुच्छेद 187 ये भी सुनिश्चित करता है कि विधानमंडल का अपना एक स्वतंत्र सचिवालय हो, ताकि वो सरकार पर निर्भर ना रहे। ठीक है, तो अब हमारे पास बिल्डिंग है, सदस्य हैं और रेफरी भी है। अब आते हैं उस प्रक्रिया पर जिससे कानून बनते हैं। इसकी शुरुआत अनुच्छेद 188 से होती है। इसके तहत हर सदस्य को पद संभालने से पहले शपथ लेनी होती है। फिर आता है अनुच्छेद 189 जो वोटिंग और गणपूर्ति यानी कोरम के बारे में है। कोरम मतलब कम से कम कितने लोग होने चाहिए? हाँ, कोरम का मतलब है कि सदन की कार्यवाही चलाने के लिए कम से कम कितने सदस्यों का होना जरूरी है, जो आमतौर पर कुल सदस्यों का 10% होता है। अगर इससे कम सदस्य हैं तो स्पीकर को सदन स्थगित करना पड़ता है। और अगर कोई सदस्य योग्य ना हो या अपनी सीट छोड़ दे, उसके लिए भी नियम है। अनुच्छेद 190 बताता है कि सीट कब खाली मानी जाएगी, जैसे इस्तीफा देने पर या बिना बताए 60 दिन तक गायब रहने पर। ओके। और अनुच्छेद 191 उन आधारों को बताता है जिन पर किसी सदस्य को अयोग्य मतलब डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, जैसे लाभ का पद लेना या दिवालिया हो जाना। इस पर अंतिम फैसला कौन लेता है? अनुच्छेद 192 कहता है कि इस पर अंतिम फैसला राज्यपाल का होगा, जो चुनाव आयोग की सलाह पर काम करेगा। और अनुच्छेद 193 बिना योग्यता के सदन में बैठने पर जुर्माने का प्रावधान करता है। साथ ही अनुच्छेद 194 और 195 सदस्यों को कुछ विशेषाधिकार देते हैं ताकि वे बिना डरे अपना काम कर सकें। अब आते हैं सबसे अहम हिस्से पर, एक बिल कानून कैसे बनता है? अनुच्छेद 196 के अनुसार एक साधारण बिल किसी भी सदन में पेश किया जा सकता है और कानून बनने के लिए उसे दोनों सदनों से पास होना जरूरी है। लेकिन यहाँ विधान परिषद की शक्तियों पर कुछ सीमाएं हैं। मतलब विधान परिषद किसी बिल को रोक नहीं सकती? बिल्कुल। अनुच्छेद 197 यही स्पष्ट करता है। विधान परिषद की भूमिका एक स्पीड ब्रेकर जैसी है, स्टॉप साइन जैसी नहीं। ये अच्छा उदाहरण है। हाँ, अगर विधानसभा कोई बिल पास करके भेजती है तो परिषद उसे ज्यादा से ज्यादा 4 महीने तक देर कर सकती है। और अगर फिर भी पास न करे तो बिल को दोनों सदनों से पास मान लिया जाता है। असली ताकत विधानसभा के पास ही रहती है। और पैसे से जुड़े बिल मतलब धन विधेयक के बारे में क्या? उनके लिए प्रक्रिया और भी सख्त है। अनुच्छेद 198 और 199 धन विधेयकों यानी मनी बिल्स के बारे में है। क्या खास है इनमें? इन्हें सिर्फ विधानसभा में पेश किया जा सकता है। विधान परिषद इन्हें सिर्फ 14 दिन के लिए रोक सकती है। अगर 14 दिन में वापस नहीं भेजा तो उसे पास मान लिया जाता है। तो उनकी कोई खास भूमिका नहीं है इसमें? ना के बराबर। अनुच्छेद 199 बताता है कि धन विधेयक क्या होता है, जैसे टैक्स लगाने या हटाने या सरकार के उधार लेने से जुड़ा कोई भी बिल। जब बिल दोनों सदनों से पास हो जाए तो वो अनुच्छेद 200 के तहत राज्यपाल के पास जाता है। यहाँ राज्यपाल के पास क्या विकल्प होते हैं? राज्यपाल के पास 4 विकल्प होते हैं।
पहला, वो बिल पर सहमति दे सकता है जिससे वो कानून बन जाता है। दूसरा, वो सहमति रोक सकता है। तीसरा, वो बिल को पुनर्विचार के लिए वापस भेज सकता है। या चौथा, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, वो अनुच्छेद 201 के तहत बिल को राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित कर सकता है। ऐसा कब होता है? मान लीजिए अगर कोई राज्य का कानून केंद्रीय कानून से टकरा रहा हो या हाईकोर्ट की शक्तियों को कम कर रहा हो, तो राज्यपाल उसे राष्ट्रपति के पास भेज सकता है। चलिए, अब मशीनरी के तीसरे और आखिरी हिस्से पर चलते हैं, खजाना, यानी राज्य के वित्तीय मामले। बजट की प्रक्रिया क्या है? अनुच्छेद 202 के तहत हर साल राज्यपाल सरकार की तरफ से एक वार्षिक वित्तीय विवरण यानी बजट सदन में रखवाता है। जिसमें कमाई और खर्च का ब्यौरा होता है। बिल्कुल। फिर अनुच्छेद 203 के अनुसार बजट के खर्चों पर विधानसभा में वोटिंग होती है। लेकिन सरकार खजाने से पैसा निकालती कैसे है? सिर्फ बजट पास होने से? नहीं, सरकार ने बजट तो बना दिया, लेकिन खजाने से पैसा निकालने के लिए उसे एक इजाजत पत्र चाहिए होता है। अनुच्छेद 204 के तहत इसी कानूनी इजाजत को विनियोग विधेयक या एप्रोप्रिएशन बिल कहते हैं। अच्छा, तो इस बिल के बिना सरकार एक भी रुपया खर्च नहीं कर सकती? एक भी नहीं। अगर साल के बीच में और पैसे की जरूरत पड़े तो अनुच्छेद 205 के तहत अतिरिक्त अनुदान मांगे जा सकते हैं। और अनुच्छेद 206 लेखानुदान मतलब वोट ऑन अकाउंट का प्रावधान करता है। वो किस लिए? ताकि सरकार बजट पास होने तक के जरूरी खर्चों के लिए एडवांस पैसा निकाल सके। और अनुच्छेद 207 वित्त विधेयकों से जुड़े विशेष नियम बताता है। अंत में कुछ प्रक्रिया से जुड़े नियम भी हैं? हाँ, अनुच्छेद 208 विधानमंडल को अपनी कार्यवाही चलाने के लिए नियम बनाने की शक्ति देता है। अनुच्छेद 209 वित्तीय कामों की प्रक्रिया के बारे में है। अनुच्छेद 210 सदन में इस्तेमाल होने वाली भाषा के बारे में बताता है। भाषा मतलब हिंदी, अंग्रेजी या? राज्य की आधिकारिक भाषा हिंदी या अंग्रेजी। और दो बहुत ही महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं, 211 और 212। वो क्या है? अनुच्छेद 211 न्यायपालिका की स्वतंत्रता को बचाता है। ये कहता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के किसी जज के आचरण पर विधानमंडल में चर्चा नहीं हो सकती। और 212? और अनुच्छेद 212 विधायिका की स्वतंत्रता को बचाता है। ये कहता है कि सदन की कार्यवाही में अगर कोई प्रक्रिया की गलती हुई है तो उसे अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। अच्छा, तो ये शक्तियों के पृथक्करण का एक बेहतरीन उदाहरण है। बिल्कुल। तो इसका कुल मतलब क्या है? आज हमने देखा कि संविधान का भाग 6 राज्य स्तर पर शासन के लिए एक बहुत ही विस्तृत और सुविचारित खाका प्रदान करता है। हाँ, ये राज्यपाल की दोहरी भूमिका से लेकर सरकार की जवाबदेही, कानून बनाने की प्रक्रिया और वित्तीय नियंत्रण तक हर पहलू को बहुत बारीकी से नियंत्रित करता है। ये पूरा ढांचा वाकई जवाबदेही और संतुलन के सिद्धांतों पर आधारित है ना? बिल्कुल। सरकार अपने हर काम के लिए विधानमंडल के प्रति जवाबदेह है और विधानमंडल सीधे जनता के प्रति। राज्यपाल की भूमिका एक संवैधानिक प्रहरी की है जो ये देखता है कि संविधान का पालन हो। लेकिन साथ ही वो केंद्र का प्रतिनिधि भी है। हाँ, और यही बात इस संतुलन को कई बार बहुत जटिल बना देती है। अनुच्छेद 214 के हिसाब से हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय होगा, लेकिन इसके ठीक बाद अनुच्छेद 215 में एक दिलचस्प शब्द आता है, अभिलेख न्यायालय या कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। ये सुनने में थोड़ा भारी लगता है। आम इंसान के लिए इसका क्या मतलब है? इसे सिर्फ रिकॉर्ड रखने की बात मत समझिए। ये न्यायपालिका की अपनी एक संस्थागत स्मृति यानी इंस्टीट्यूशनल मेमोरी बनाने जैसा है। संस्थागत स्मृति? हाँ, इसका पहला मतलब है कि हाईकोर्ट का हर फैसला, हर कार्यवाही पत्थर की लकीर की तरह दर्ज हो जाती है। वो भविष्य के लिए एक कानूनी मिसाल बन जाती है। अच्छा। हर फैसला एक ईंट की तरह है जिससे भविष्य के लिए कानून की एक मजबूत दीवार बनती है। और इसका दूसरा पहलू? दूसरा पहलू उस दीवार को किसी भी हमले से बचाने वाला हथियार है, यानी न्यायालय की अवमानना या कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए सजा देने की शक्ति। अच्छा। अगर कोई व्यक्ति या संस्था जानबूझकर कोर्ट के फैसले को नहीं मानती तो हाईकोर्ट उसे सजा दे सकता है। इसके बिना अदालतों के फैसलों का कोई वजन ही नहीं रह जाएगा। मुझे हमेशा ये जानने की उत्सुकता रही है कि एक हाई कोर्ट का जज आखिर बनता कैसे है? क्या ये कोई परीक्षा है या कोई समिति उन्हें चुनती है? ये प्रक्रिया कितनी पारदर्शी है? ये एक बहुत ही सोची समझी प्रक्रिया है जो अनुच्छेद 217 में बताई गई है। हाईकोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, लेकिन अकेले नहीं। वो भारत के मुख्य न्यायाधीश यानी सीजेआई, उस राज्य के राज्यपाल और अगर मुख्य न्यायाधीश के अलावा किसी और जज की नियुक्ति हो रही है तो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से भी सलाह मशवरा करते हैं। तो ये कोलेजियम सिस्टम का आधार है? बिल्कुल। इसमें उनकी सेवा की शर्तें जैसे 62 साल की उम्र में रिटायरमेंट, ये सब तय होता है। ये प्रक्रिया कागज पर तो मजबूत लगती है, लेकिन क्या असल में ये राजनीतिक प्रभाव से पूरी तरह मुक्त है? हमने कई बार सुना है कि जजों के तबादलों को लेकर विवाद होता है। आपने बिल्कुल सही मुद्दा उठा है। अनुच्छेद
222 राष्ट्रपति को सीजेआई से सलाह के बाद किसी जज को एक हाईकोर्ट से दूसरे में ट्रांसफर करने की शक्ति देता है। इसका मकसद तो न्यायिक स्वतंत्रता बनाए रखना और जजों को स्थानीय दबावों से बचाना है। लेकिन हाँ, कई बार ये आरोप लगते हैं कि तबादलों का इस्तेमाल एक सजा के तौर पर किया जा रहा है। ये एक लगातार चलने वाली बहस है। और मान लीजिए कि किसी हाई कोर्ट में मुख्य न्यायाधीश का पद अचानक खाली हो जाए, तब क्या होता है? क्या काम रुक जाता है? नहीं, संविधान ने इसका भी इंतजाम किया है। अनुच्छेद 223 के तहत राष्ट्रपति किसी एक जज को कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश यानी एक्टिंग चीफ जस्टिस बना सकते हैं ताकि काम न रुके। अच्छा। और अगर काम का बोझ बहुत ज्यादा है, जैसा कि हमारे न्यायालयों में अक्सर होता है, तो अनुच्छेद 224 के तहत 2 साल के लिए अतिरिक्त न्यायाधीश या एडिशनल जजेस भी नियुक्त किए जा सकते हैं। मतलब सिस्टम को लचीला बनाया गया है। बिल्कुल। चलिए अब उस शक्ति की बात करते हैं जो सीधे आम नागरिक से जुड़ी है। अनुच्छेद 226 जो हाईकोर्ट को रिट जारी करने की शक्ति देता है, ये क्यों इतना जरूरी है? ये अनुच्छेद राज्य के स्तर पर नागरिकों के मौलिक अधिकारों का सबसे बड़ा रक्षक है। इसके तहत हाई कोर्ट 5 तरह के आदेश जारी कर सकता है जिन्हें रिट कहते हैं, जैसे बंदी प्रत्यक्षीकरण, हेबियस कॉर्पस। हेबियस कॉर्पस मतलब शरीर को प्रस्तुत करो। जी, एक मिनट, तो इसका मतलब यह है कि अगर पुलिस किसी को गलत तरीके से पकड़ ले तो हाईकोर्ट सीधे पुलिस स्टेशन के काम में दखल दे सकता है। ये तो बहुत बड़ी शक्ति है। बिल्कुल, और यही इसकी खूबसूरती है। ये नागरिकों को राज्य की असीमित शक्ति से बचाता है। अगर पुलिस किसी को बिना कानूनी वजह के 24 घंटे से ज्यादा हिरासत में रखती है तो कोई भी रिश्तेदार या दोस्त हाईकोर्ट जा सकता है। कोर्ट तुरंत पुलिस को आदेश देगा कि उस व्यक्ति को हमारे सामने पेश करो और बताओ कि क्यों पकड़ा है। और अगर वजह गैर कानूनी निकली तो तत्काल रिहाई का आदेश होता है। हाईकोर्ट को एक सुपरवाइजर की शक्ति देता है। वो अपने राज्य की सभी निचली अदालतों की कामकाज पर नजर रख सकता है। ठीक है। लेकिन असली नियंत्रण अनुच्छेद 235 से आता है, जो कहता है कि जिला जजों और बाकी न्यायिक अधिकारियों की पोस्टिंग, प्रमोशन और छुट्टी जैसे मामलों पर पूरा नियंत्रण हाईकोर्ट का होगा। अच्छा, इससे क्या सुनिश्चित होता है? ये सुनिश्चित करता है कि जिला स्तर पर जज बिना किसी नेता या अफसर के दबाव के स्वतंत्र रूप से काम कर सके। तो हमने देखा कि न्यायपालिका कैसे शक्ति पर एक लगाम लगाती है। अब जरा कार्यपालिका की अपनी शक्तियों को देखते हैं। जी। अनुच्छेद 213 राज्यपाल को अध्यादेश यानी ऑर्डिनेंस जारी करने की शक्ति देता है। ये तो एक तरह से बिना विधानसभा के ही कानून बना देने जैसा है। हाँ, ये एक असाधारण शक्ति है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। इसका इस्तेमाल तभी हो सकता है जब विधानसभा या विधान परिषद सत्र में न हो और किसी कानून की तुरंत जरूरत पड़ जाए। पर ये स्थायी नहीं होता। नहीं, ये एक अस्थायी कानून है। जैसे ही विधानसभा की बैठक शुरू होती है, इस अध्यादेश को 6 हफ्तों के अंदर पास करवाना होता है। अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये अपने आप खत्म हो जाता है। लेकिन क्या इसका दुरुपयोग नहीं हो सकता विधानसभा को बाईपास करने के लिए? बिल्कुल हो सकता है, और सुप्रीम कोर्ट ने कई बार इस पर चिंता भी जताई है। जैसे किसी महामारी के दौरान लोगों की सुरक्षा के लिए नियम लागू करने हेतु अध्यादेश लाना जायज हो सकता है। लेकिन अगर कोई सरकार बार बार एक ही अध्यादेश को बिना विधानसभा से पास कराए जारी करती रहे तो ये लोकतंत्र की भावना के खिलाफ है। चलिए अब राज्यों से आगे बढ़ते हैं। भारत में कुछ ऐसे भी क्षेत्र हैं जहां ये राज्य वाली व्यवस्था लागू ही नहीं होती। मैं केंद्र शासित प्रदेशों, यूनियन टेरिटरीज की बात कर रहा हूँ। हाँ। अनुच्छेद 239 के तहत उनकी कहानी राज्यों से कितनी अलग है? जमीन आसमान का फर्क है। केंद्र शासित प्रदेश सीधे तौर पर केंद्र सरकार के अधीन होते हैं। राष्ट्रपति वहां एक प्रशासक, एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करते हैं, जिसे हम उपराज्यपाल या लेफ्टिनेंट गवर्नर कहते हैं। लेकिन कुछ केंद्र शासित प्रदेशों में तो अपनी सरकारें भी हैं। हाँ, अनुच्छेद 239A के जरिए संसद ने कुछ केंद्र शासित प्रदेशों जैसे पुडुचेरी को अपनी विधानसभा और मंत्रिमंडल बनाने का अधिकार दिया है। और फिर आता है दिल्ली का मामला, जिसके लिए एक पूरा अलग अनुच्छेद 239A है। ये तो दिल्ली की राजनीति का एक कभी न खत्म होने वाला डेली सोप बन गया है। हाँ, आपने सही कहा। हर कुछ महीने में एक नई हेडलाइन दिखती है। ये अनुच्छेद दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा देता है। यहाँ एक चुनी हुई सरकार है, मुख्यमंत्री हैं, लेकिन 3 सबसे महत्वपूर्ण विषय: पुलिस, भूमि और सार्वजनिक व्यवस्था। बिल्कुल, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था और जमीन ये चुनी हुई सरकार के हाथ में नहीं है। इस सीधे एलजी के जरिए केंद्र सरकार के नियंत्रण में है। इसी शक्ति के बंटवारे को लेकर मुख्यमंत्री कार्यालय और एलजी के दफ्तर के बीच लगातार टकराव चलता रहता है। और हमारे स्रोतों में अनुसूचित और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन का भी जिक्र है। अनुच्छेद 244 और 244A
ये दिखाता है कि संविधान एक साइज सब पर फिट नहीं होता के सिद्धांत को मानता है। बिल्कुल। इन अनुच्छेदों का मूल उद्देश्य भारत के आदिवासी समुदायों की उनकी अनूठी संस्कृति, उनकी जमीन और उनकी पारंपरिक शासन व्यवस्था की रक्षा करना है। अच्छा। इसके तहत 5वीं और 6ठी अनुसूची में विशेष प्रशासनिक व्यवस्था बनाई गई है और अनुच्छेद 244A तो एक कदम और आगे जाकर असम के कुछ आदिवासी इलाकों को मिलाकर एक स्वायत्त राज्य ऑटोनोमस स्टेट बनाने का प्रावधान तक करता है, ताकि उन्हें अपने विकास के लिए ज्यादा अधिकार मिल सकें। हमने अभी तक ऊपर से नीचे की ओर सत्ता के प्रवाह को देखा है, लेकिन 73वें संशोधन ने इस कहानी को पलटने की कोशिश की है ना। बिल्कुल। सत्ता को सीधे गांव का पहुंचाने की बात, मैं पंचायतों की बात कर रहा हूं, जिनके बारे में अनुच्छेद 243 से लेकर 243O तक में लिखा है। हाँ, ये भारतीय लोकतंत्र का एक क्रांतिकारी कदम था, सत्ता का विकेंद्रीकरण। इसकी बुनियाद है अनुच्छेद 243A में दी गई ग्राम सभा, जिसमें गांव के सभी वोटर सदस्य होते हैं। जी, ये सीधे लोकतंत्र का एक उदाहरण है। फिर अनुच्छेद 243B 3 स्तरों पर पंचायत व्यवस्था को अनिवार्य बनाता है, गांव, ब्लॉक और जिला। ये सब सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या जमीनी स्तर पर सामाजिक न्याय सुनिश्चित करने के लिए भी कुछ है? बिल्कुल है। अनुच्छेद 243D इसका दिल है। ये अनुसूचित जातियों और जनजातियों के लिए उनकी आबादी के अनुपात में सीटों का आरक्षण अनिवार्य करता है। और महिलाओं के लिए? और सबसे बड़ी बात, ये हर स्तर पर कम से कम 1/3 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित करता है। इसने लाखों महिलाओं को पहली बार राजनीतिक नेतृत्व में आने का मौका दिया है। लेकिन असली सवाल तो शक्ति और पैसे का है। क्या पंचायतों के पास सच में कुछ करने की ताकत है? अनुच्छेद 243G उनकी शक्तियों की बात करता है। यही सबसे महत्वपूर्ण और कह सकते हैं सबसे विवादास्पद बिंदु है। अनुच्छेद 243G कहता है कि राज्य सरकारें पंचायतों को आर्थिक विकास और सामाजिक न्याय की योजनाएं बनाने और उन्हें लागू करने की शक्ति देंगी। इसमें कृषि, सड़क, पीने का पानी जैसे 29 विषय हैं। और पैसे का क्या? अनुच्छेद 243H उन्हें कुछ छोटे-मोटे टैक्स लगाने का अधिकार देता है और अनुच्छेद 243I के तहत एक राज्य वित्त आयोग बनता है जो ये बताता है कि राज्य अपनी कमाई का कितना हिस्सा पंचायतों को दे। तो असलियत क्या है? क्या उन्हें ये शक्ति और पैसा मिलता है? यहीं पर कहानी जटिल हो जाती है। कई राज्यों में नौकरशाही और राज्य स्तर के नेता इन शक्तियों को नीचे देने में हिचकिचाते हैं। तो कागज पर जो स्वायत्ता है वो जमीन पर नहीं पहुंचती? अक्सर आधी अधूरी ही पहुंचती है। ये एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। तो हमने स्थानीय स्तर पर सत्ता की बात की, राज्य स्तर पर की, पर ये सब बड़े खिलाड़ी यानी केंद्र सरकार के साथ कैसे तालमेल बिठाते हैं? यहीं से संघवाद की असली कहानी शुरू होती है। कानून बनाने की शक्ति का बंटवारा कैसे होता है? इसका आधार है अनुच्छेद 246 जो संविधान की 7वीं अनुसूची में दी गई 3 सूचियों की बात करता है। 3 सूचियां? हाँ, पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट, जिसमें रक्षा, विदेश, रेलवे जैसे करीब 100 विषय हैं जिन पर सिर्फ संसद कानून बना सकती है। दूसरी है राज्य सूची, स्टेट लिस्ट, जिसमें पुलिस, खेती, स्वास्थ्य जैसे स्थानीय महत्व के विषय हैं जिन पर राज्य सरकारें कानून बनाती हैं। और एक तीसरी सूची भी है जहां अक्सर टकराव होता है। हाँ, वो है समवर्ती सूची, कंकरेंट लिस्ट। इसमें शिक्षा, जंगल, शादी, तलाक जैसे विषय हैं जिन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं। और अगर टकराव हो तो यहीं पर असली पेच है। अनुच्छेद 254 कहता है कि अगर इस सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानून में टकराव हो तो केंद्र का कानून ही माना जाएगा। लेकिन उन विषयों का क्या जो इन तीनों सूचियों में से कहीं भी नहीं है, जैसे आज के जमाने में साइबर क्राइम या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? इसके लिए संविधान निर्माताओं ने एक सेफ्टी वॉल बनाया था, अनुच्छेद 248, जिसे अवशिष्ट शक्तियां या रेसिड्यूअरी पावर्स कहते हैं। अच्छा। इसके तहत ऐसा कोई भी विषय जो तीनों सूचियों में नहीं है उस पर कानून बनाने की एक्सक्लूसिव शक्ति संसद के पास है। ये संविधान को भविष्य के लिए तैयार रखता है। एक मिनट, क्या ऐसी भी कोई स्थिति है जब केंद्र सरकार सीधे सीधे राज्य सूची के विषय पर कानून बना दे? ये तो संघवाद के सिद्धांत को कमजोर करने जैसा लगता है। हाँ, और यहीं पर भारतीय संघवाद का केंद्रीकृत झुकाव दिखता है। अनुच्छेद 249 के मुताबिक अगर राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में ऐसा करना जरूरी है तो संसद राज्य सूची के विषय पर 1 साल के लिए कानून बना सकती है। और आपातकाल के दौरान? इसी तरह अनुच्छेद 250 के तहत राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान संसद को राज्य सूची के किसी भी विषय पर कानून बनाने की शक्ति मिल जाती है। जाहिर है
इतने जटिल बंटवारे में विवाद तो होते ही होंगे। इन्हें सुलझाने के लिए क्या व्यवस्था है? जैसे राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर झगड़े तो बहुत आम है। इसके लिए हमारे पास 2 महत्वपूर्ण तंत्र हैं। पहला है अनुच्छेद 262, जो संसद को अंतर्राज्यीय नदी जल विवादों के निपटारे के लिए कानून बनाने और एक न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल बनाने की शक्ति देता है। जैसे कावेरी विवाद। बिल्कुल, कावेरी या सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद इसी के उदाहरण है। और दूसरा है अनुच्छेद 263, जिसके तहत राष्ट्रपति एक अंतर्राज्यीय परिषद इंटरस्टेट काउंसिल बना सकते हैं। और ये क्या करती है? यह केंद्र और राज्यों के बीच सहयोग और समन्वय के लिए एक मंच का काम करती है। ठीक है, सत्ता और कानून की बात हो गई। अब आते हैं सबसे जरूरी चीज पर, पैसा। अनुच्छेद 265 कहता है कि कानून के प्राधिकार के बिना कोई कर नहीं लगाया जाएगा। ये बहुत सीधा साधा लगता है, पर इसका गहरा मतलब क्या है? इसका गहरा मतलब है कानून का राज या रूल ऑफ लॉ। ये नागरिकों को सरकार की मनमानी से बचाता है। मतलब ये है कि सरकार अपनी मर्जी से कल सुबह उठकर आपसे कोई नया टैक्स नहीं वसूल सकती। हर एक टैक्स, चाहे वो इनकम टैक्स हो या जीएसटी, उसके पीछे संसद या विधानसभा द्वारा पास किया गया एक कानून होना जरूरी है। और ये जो सारा पैसा सरकार इकट्ठा करती है, ये जाता कहाँ है? मैंने संचित निधि और आकस्मिकता निधि के बारे में सुना है। इसे ऐसे समझिए कि संचित निधि सरकार का मुख्य बैंक अकाउंट है। सारा राजस्व इसी में जमा होता है और सरकार का हर खर्चा इसी से होता है। लेकिन इस पर भी कुछ नियंत्रण होगा? बिल्कुल। इस अकाउंट से 1 रुपया भी निकालने के लिए संसद की मंजूरी यानी बजट का पास होना जरूरी है। और आकस्मिकता निधि? वहीं अनुच्छेद 267 के तहत आकस्मिकता निधि राष्ट्रपति के पास रखी एक तरह की इमरजेंसी क्रेडिट कार्ड है। किसी बाढ़ या भूकंप जैसी आपदा के लिए तुरंत पैसा चाहिए हो तो इससे निकाल सकते हैं और बाद में संसद से उसकी मंजूरी ले लेते हैं। और केंद्र और राज्यों के बीच इस पैसे का बंटवारा कौन तय करता है? ये तो सबसे बड़ा झगड़े का विषय होगा। इसी झगड़े को सुलझाने के लिए हर 5 साल में अनुच्छेद 280 के तहत एक वित्त आयोग, फाइनेंस कमीशन का गठन किया जाता है। अच्छा। ये एक स्वतंत्र संस्था है जो यह सिफारिश करती है कि केंद्र के टैक्स कलेक्शन का कितना हिस्सा राज्यों को मिलना चाहिए और फिर उन राज्यों में आपस में कैसे बांटा जाना चाहिए। ये भारत के राजकोषीय संघवाद की रीढ़ है। और आखिर में एक बहुत चर्चित अनुच्छेद 300A, संपत्ति का अधिकार। पहले ये एक मौलिक अधिकार था, अब नहीं है। इस बदलाव से आम आदमी की जिंदगी पर क्या असर पड़ा? यह एक बहुत बड़ा बदलाव था। जब तक ये मौलिक अधिकार था, तब तक सरकार के लिए विकास परियोजनाओं जैसे सड़क या बांध बनाने के लिए जमीन अधिग्रहण करना बहुत मुश्किल था। 44वें संशोधन ने इसे मौलिक अधिकारों से हटाकर अनुच्छेद 300A के तहत एक कानूनी या संवैधानिक अधिकार बना दिया। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है कि सरकार आपकी संपत्ति ले सकती है, लेकिन मनमाने ढंग से नहीं। उसके लिए 3 शर्तें हैं। 1, कानून की प्रक्रिया का पालन हो। 2, किसी सार्वजनिक उद्देश्य के लिए हो। और 3, आपको उचित मुआवजा दिया जाए। तो हमने राज्यपाल की शक्तियों से लेकर एक ग्राम पंचायत के अधिकारों और केंद्र राज्य के वित्तीय रिश्तों तक का एक लंबा सफर तय किया। ये वाकई एक बेहद जटिल लेकिन खूबसूरती से बुना हुआ सिस्टम है। निश्चित रूप से। इन सभी अनुच्छेदों में जो एक बात उभर कर आती है वो है संतुलन बनाने की कोशिश। संतुलन? हाँ, केंद्र और राज्यों के बीच संतुलन, कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच संतुलन, और राष्ट्रीय जरूरतों और स्थानीय स्वायत्ता के बीच संतुलन। ये सूखे नियम नहीं है, ये वो धागे हैं जो इस विशाल और विविधता से भरे देश को एक साथ बांधे रखने की कोशिश करते हैं। अनुच्छेद 301 ये कहता है कि पूरे भारत में व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता होगी। सुनने में बहुत अच्छा लगता है, पर इसका जमीनी मतलब क्या है? देखिए, इसका जमीनी मतलब ये है कि संविधान बनाने वाले भारत को एक देश, एक बाजार बनाना चाहते थे। मतलब अगर कश्मीर का कोई किसान सेब उगाता है तो वो बिना किसी खास रोक टोक के अपनी उपज कन्याकुमारी में बेच सकता है। कोई राज्य ये नहीं कह सकता कि अरे ये सेब तो बाहर से आया है, इस पर हम ज्यादा टैक्स लगाएंगे। तो अनुच्छेद 301 असल में इसी आर्थिक एकता की गारंटी देता है। लेकिन क्या ये आज़ादी 100% है? मतलब क्या सरकारी जनहित में इस पर कोई रोक नहीं लगा सकती? नहीं, यहीं पर वो संतुलन का खेल आता है जिसका मैंने जिक्र किया था। ये स्वतंत्रता असीमित नहीं है। अनुच्छेद 302 संसद को ये शक्ति देता है कि वो जनहित में, ध्यान दीजिएगा, जनहित में इस पर वाजिब प्रतिबंध लगा सके। मान लीजिए देश में किसी जरूरी अनाज की भारी कमी हो गई है, तो संसद कानून बनाकर उसके एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने पर जमाखोरी रोकने के लिए अस्थायी रोक लगा सकती है। अच्छा,
ये तो वही केंद्र की बात। क्या राज्य सरकारें भी ऐसे कुछ कर सकती हैं? हाँ, कर सकती हैं, लेकिन उनकी शक्ति काफी सीमित है। अनुच्छेद 304 राज्यों को ये इजाजत तो देता है, पर 2 बड़ी शर्तों के साथ। पहली शर्त प्रतिबंध जनित में होना चाहिए, और दूसरी, और ये बहुत महत्वपूर्ण है, कि राज्य अपने ही उत्पादों और बाहर से आए उत्पादों के बीच भेदभाव नहीं कर सकता। जैसे अगर कोई राज्य अपने यहाँ बने स्टील पर 5% टैक्स लगाता है, तो वो दूसरे राज्य से आए स्टील पर 10% टैक्स नहीं लगा सकता। इसी संतुलन को अनुच्छेद 303 भी पुख्ता करता है, जो साफ तौर पर भेदभाव वाले कानून बनाने से रोकता है। और इसी में अनुच्छेद 305 और 307 भी हैं। इनकी क्या भूमिका है? अनुच्छेद 305 यूं समझिए एक तरह का सेविंग क्लॉज है। ये कहता है कि ये जो व्यापार की स्वतंत्रता है, ये उन मौजूदा कानूनों पर असर नहीं डालेगी जो पहले से लागू हैं, या फिर उन व्यवसायों पर जिन पर सरकार का एकाधिकार है, जैसे मान लीजिए परमाणु ऊर्जा। और अनुच्छेद 307 एक बहुत ही दूरदर्शी प्रावधान है। ये इन सभी नियमों को ठीक से लागू करवाने के लिए एक अथॉरिटी बनाने का रास्ता खुलता है। संसद चाहे तो एक संस्था बना सकती है जो ये देखे कि राज्यों के बीच व्यापार ठीक से चल रहा है या नहीं। ठीक है, तो व्यापार का इंजन तो सेट हो गया, लेकिन इस इंजन को और देश की पूरी मशीनरी को चलाएगा कौन? यहां एंट्री होती है भारत की स्टील फ्रेम की, सिविल सेवाएं। ये बहुत दिलचस्प विषय है। जो अधिकारी इतने शक्तिशाली होते हैं, उन्हें कौन नियंत्रित करता है? देखिए, ये एक बहुत ही बेहतरीन व्यवस्था है। इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 309 से। ये केंद्र और राज्यों को अपने कर्मचारियों की भर्ती और उनकी सेवा की शर्तों को लेकर नियम बनाने का अधिकार देता है। मतलब एक अधिकारी की सैलरी क्या होगी, प्रमोशन कैसे होगा, छुट्टियां कितनी मिलेंगी, ये सब इसी के तहत तय होता है। लेकिन असली खेल तो अनुच्छेद 310 में है। हाँ, अनुच्छेद 310, जिसमें लिखा है कि अधिकारी राष्ट्रपति या राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत, यानी ड्यूरिंग द प्लेजर, पद पर रहेंगे। ये डॉक्ट्रिन ऑफ प्लेजर सुनने में बड़ा खतरनाक लगता है, जैसे कोई राजा अपनी मर्जी से किसी को भी नौकरी से निकाल दे। बिल्कुल, सैद्धांतिक तौर पर इसका मतलब यही है। ये एक ब्रिटिश विरासत है कि सेवक जो है वो क्राउन के प्लेजर पर काम करता है। लेकिन हमारे संविधान ने इस पर एक बहुत मजबूत ढाल लगा दी है, और वो ढाल है अनुच्छेद 311। ये ढाल कहती है आप हटा तो सकते हैं, लेकिन प्रक्रिया का पालन करना होगा। और वो प्रक्रिया क्या है? मतलब क्या शर्तें हैं? 2 बहुत ही साफ शर्तें हैं। पहली, किसी भी सरकारी कर्मचारी को वो अधिकारी नहीं हटा सकता जो उसे नियुक्त करने वाले अधिकारी के पद से नीचे हो। अच्छा। मतलब अगर आपकी नियुक्ति किसी सेक्रेटरी लेवल के अफसर ने की है, तो कोई अंडर सेक्रेटरी आपको बर्खास्त नहीं कर सकता। और दूसरी, जो सबसे बड़ी सुरक्षा है, किसी भी कर्मचारी को हटाने से पहले उसे अपने ऊपर लगे आरोपों के बारे में विस्तार से बताया जाएगा और उसे अपनी सफाई देने का एक वाजिब मौका जरूर दिया जाएगा। तो ये जो प्लेजर या प्रसाद है, वो मनमाना नहीं रहा, बल्कि एक अनुशासित प्रक्रिया बन गया है। ये तो बड़ा दिलचस्प विरोधाभास है। एक तरफ प्रसाद पर नौकरी है, दूसरी तरफ इतना मजबूत सुरक्षा कवच। तो असली शक्ति किसके पास है? प्रसाद के पास या अनुच्छेद 311 के सुरक्षा कवच के पास? इसीलिए अनुच्छेद 311 को ज्यादा शक्तिशाली माना जाता है। और इसी कड़ी में आता है अनुच्छेद 312, जो अखिल भारतीय सेवाओं यानी ऑल इंडिया सर्विसेज जैसे IAS, IPS और IFS का प्रावधान करता है। ये भारतीय संघवाद का एक बहुत ही अनूठा मॉडल है। अनूठा कैसे? ऐसे कि इनकी भर्ती तो केंद्र सरकार करती है UPSC के जरिए, लेकिन ये काम राज्यों के कैडर में करते हैं। इससे पूरे देश में प्रशासन का एक न्यूनतम स्तर बना रहता है और केंद्र राज्य समन्वय भी मजबूत होता है। और इसके बाद अनुच्छेद 312A और 313 भी हैं। हाँ, वो ज्यादातर संक्रमणकालीन प्रावधान है, जो पुरानी ICS जैसी सेवाओं और नियमों को नए संविधान ने एडजस्ट करने के लिए थे। ठीक है, तो इस स्टील फ्रेम यानी अधिकारियों की भर्ती कौन करेगा? जाहिर है, अगर सरकार खुद भर्ती करेगी तो भाई भतीजावाद का खतरा रहेगा। बिल्कुल, और इसी समस्या को हल करने के लिए संविधान ने एक स्वतंत्र रेफरी बनाया, लोक सेवा आयोग यानी पब्लिक सर्विस कमीशंस। अनुच्छेद 315 केंद्र के लिए UPSC और हर राज्य के लिए एक स्टेट PSC की स्थापना करता है। पर सिर्फ स्थापना करना काफी नहीं था। सबसे बड़ा चैलेंज था इनकी आजादी सुनिश्चित करना। और इनकी आजादी कैसे सुनिश्चित की गई? ये सिर्फ एक अनुच्छेद का काम तो नहीं होगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये एक पूरी कह सकते हैं आर्किटेक्चर है, एक सुरक्षा तंत्र का डिजाइन है। इसे एक किले की तरह समझिए। अनुच्छेद 316 इस किले की नींव रखता है। वो अध्यक्ष सदस्यों की नियुक्ति और उनका कार्यकाल तय करता है, जो कि 6 साल या 65 वर्ष की आयु तक होता है।
फिर अनुच्छेद 317 इसकी दीवारें हैं जो उन्हें हटाने की प्रक्रिया को लगभग नामुमकिन बना देता है। नामुमकिन। हाँ, उन्हें सिर्फ